हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में जो साइंस का क्विज पिछली क्लास में रह गया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक सेल का सेकंड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। अगला प्रश्न देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर, टीसीए या एमडन मेयर हाफ पाथवे। इसके अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर यानी टीसीए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है डिक्टियोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है, और इसी के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा इकट्ठी होती है फिर उत्पन्न होती है। ठीक है, F1 कणों में होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम, श्वसन एंजाइम या फास्फोलाइसिक एंजाइम। तो इसके अंदर फास्फोराइलेशन एंजाइम होते हैं। ठीक है, F1 कण पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भीतरी झिल्ली पर, ग्रेना की कलाओं पर या ईआर की रुद्र कलाओं पर। इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका भीतरी झिल्ली पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, श्वसन श्रृंखला में कुल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं श्वसन श्रृंखला में। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, परिपक्व कोशिकाओं में या सभी कोशिकाओं में। देखो, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, और परिपक्व कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है, सभी कोशिकाओं में तो होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी वो माइटोसिस जो होता है यानी कि समसूत्री विभाजन, उस समय गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है, और गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी कभी नहीं होती। ये तो पॉइंट ही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक पैतृक कोशिका में 32 कोशिकाओं से बने कितने समसूत्री विभाजन होंगे। 32 कोशिकाओं के बनने के लिए कितने समसूत्री विभाजन होंगे। देखो, ये 5 विभाजन होने ज़रूरी है। सबसे पहले एक है, फिर 1 2 होंगे, फिर 4 नहीं, एक समसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, ठीक, फिर 4 के बाद में 16 बनेंगी, और फिर 16 के बाद में 32 बनेंगी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संरचना कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाती है। कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम, केंद्र का आवरण या गोल्जी गाय। जो केंद्र का आवरण होता है जो कोशिका विभाजन के समय विलुप्त हो जाता है, फिर कोशिका विभाजन होने के पश्चात वापस बनता है। ठीक है, तो आपको समसूत्री विभाजन है कौन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पूरी क्लास लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसकी पूरी क्लास करवा दी जाएगी एक साथ। ठीक है, माइटोसिस की वह अवस्था जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये एनाफेज के अंदर ऐसा होता है कि गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है किस में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, फिर नर और मादा के अलग अलग गुणसूत्र में लगे एक पूरी संख्या पूरी करते हैं। माइटोसिस के अंतर्गत संतति कोशिकाओं में अर्ध गुणसूत्रों की संख्या, माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, गुणसूत्रों के में युग्मन की क्रिया होती है, जाइगोटियन उपावस्था में युग्मन की क्रिया होती है। ठीक है, माइटोसिस के अंतर्गत किस उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटियन उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर का कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माइटोसिस के अंतर्गत मात्र पैतृक गुणसूत्रों के में खंडों के विनियमन को क्या कहते हैं। इसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय विभिन्न तर्कों के ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा सामान्य से दुगुनी हो तो इसका अर्थ क्या होगा। यह कोशिका में किसी विभाजित होने वाली है, कोशिका में श्वसन तीव्र वृद्धि से हो रहा है, कोशिका स्त्राव के लिए तैयार कर रही है, कोशिका में किसी परजीवी का संक्रमण। तो इसका आंसर है कोशिका विभाजित करने वाली है। डीएनए की मात्रा सामान्य से दुगुनी हो जाती है क्योंकि फिर उसको आधा होना होता है। ठीक है, बराबर बराबर भागों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक जैसी कोशिकाएं बनती है,
ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसमें 4 कोशिकाएं बनती है। यह केवल दैहिक कोशिकाओं में होता है, नहीं ये जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण तो हो, इसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता। इसकी मदद से एक जाति के सभी जीवों में उनकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। इसका सही पॉइंट यही है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? समसूत्री विभाजन की खोज जो थी वो फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, केंद्रक झिल्ली व न्यूक्लियोल्स के विलुप्त होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियोल्स और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर विभाजित करता है। सेंट्रोमियर क्या विभाजित करता है? तो इसका आंसर देखिए, इसको ये प्रोफेज अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। ठीक है, गुणसूत्र तर्क तंतुओं से जुड़े रहते हैं, मिनी सेटेलाइट द्वारा, सेंट्रोमियर द्वारा, द्वितीयक टेलोमियर द्वारा या पेलिकल द्वारा। तो इसका सही आंसर है सेंट्रोमियर के द्वारा। वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र सम्मुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, ये एनाफेज में गमन करते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अर्धसूत्री विभाजन की खोज की गई थी फार्मर व मुरे के द्वारा। ठीक है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिका में डीएनए की मात्रा, देखो समसूत्री कोशिका है तो इसके अंदर जो 2 कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर जो डीएनए की मात्रा होगी वो तो हमेशा जनन कोशिका, वो जो उसके जनक कोशिका उसके बराबर ही होगी ना, क्योंकि समसूत्री विभाजन में जो डीएनए होता है वो उतना का उतना ही रहता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2 जनन कोशिका के बराबर ही, जनक कोशिका के बराबर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किस में सहायता करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में, अंग जनन में, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि में या पादप शरीर की वृद्धि में। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रखने में अर्धसूत्री विभाजन कार्य करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है। साइटोकाइनिन के द्वारा कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है। रासायनिक रूप से तर्कतंतु बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समसूत्री विभाजन ये प्रदर्शन किस ऊतक में किया जाता है? आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और सभी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।